नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और प्रधानमंत्री इस्तीफे पर क्यों चुप हैं, इसका पता नहीं चल रहा है, केवल अटकलें चल रही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है और देश कारणों को लेकर अंधेरे में है। सत्ता अगर साजिशों की तरह चलने लगे तो अटकलों को लगाम देना मुश्किल हो जाता है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, यह एक संवैधानिक पद है, कोई छोटी घटना नहीं। जिस व्यक्ति पर इस पद की संवैधानिकता की मर्यादा को कुचलने का लगातार आरोप लगता रहा, आप उनके इस्तीफे को लेकर राजनीति से गरिमा और उदारता की उम्मीद कर रहे हैं तो राजनीति की क्रूरता से खासे अनजान हैं। ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार संवैधानिक मर्यादा को लेकर अचानक जागृत हो गई है और उपराष्ट्रपति से इस्तीफा ले रही है। मोदी सरकार के कई राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट की खतरनाक टिप्पणियां हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि पर की गई टिप्पणी को याद कीजिए, उन्हें तो नहीं हटाया गया। सेहत का सुधार करने के लिए उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, इसके बाद भी आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मोदी सरकार संवैधानिक मर्यादाओं की सेहत में सुधार करने वाली है। नमस्कार, हम आपके सामने ईमानदार और बेखौफ पत्रकार मिस्टर राज कुमार जी की नियोता जी खबर लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए सुनते हैं खबर और खबर की तरफ चलते हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। वे मोदी शाह की राजनीति की विरासत से बाहर नहीं किए गए हैं, बल्कि इस विरासत में धनखड़ जैसे कई और राज्यपाल और व्यक्ति हैं जो संवैधानिक पदों की मर्यादा से अभी भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ मोदी शाह की राजनीति के निकटतम लोगों में से रहे हैं। उस सर्किल से वे धक्का देकर बाहर किए गए या खुद निकलने का रास्ता चुना है। इस्तीफा वापस लेने का दबाव तक नहीं डाला गया और मंजूर कर लिया गया। इस्तीफे का एक ही कारण बताया जा रहा है और उससे कोई सहमत नहीं, न संतुष्ट है। सेहत का ध्यान रखने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से भला इस्तीफा कौन देता है? 10 जुलाई को जगदीप धनखड़ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कह रहे थे कि अगस्त 2027 तक अपने कार्यकाल के अंत तक पद पर रहेंगे, जब तक कि ईश्वरीय हस्तक्षेप ना हो, और 21 जुलाई को सेहत का ध्यान रखने के लिए इस्तीफा दे देते हैं। उसी दिन जब 2 दिन बाद 23 जुलाई को उनके राजस्थान दौरे की सरकारी घोषणा की जाती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि उनका इस्तीफा यह बता रहा है कि देश की राजनीति 2 लोगों के कमरे में कैद हो गई है और किसी को उसके अलावा कुछ पता नहीं। गौर से देखिए कि चर्चाओं की सुई कहां आकर टिकती है और कहां से भाग जाती है। मैं इनकी बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी की। ऐसा कब होता है इस्तीफा उपराष्ट्रपति ने दिया और चुप प्रधानमंत्री मोदी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ही पार्टी की लाइन बन गई। बीजेपी के तमाम नेता चुप हो गए। जो व्यक्ति बंगाल के राज्यपाल से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सभी संवैधानिक मर्यादाओं से खेलता रहा, अपनी हरकतों से प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता रहा, वही व्यक्ति आज इतना उनके लिए बेकार हो गया कि उनके संवैधानिक पद से इस्तीफा देने के बाद रस्म अदायगी के लिए भी एक ट्वीट तक नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी कुछ और है। त्वरित तौर पर ईगो की चुप्पी कह सकते हैं कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं। प्रधानमंत्री तो इस तरह चुप हो गए, कई घंटों तक चुप रहे, जैसे 21 जुलाई की रात दिल्ली में जोर की आंधी आई, बिजली और फोन के सारे खंभे गिर गए, तारे टूट गईं, इसलिए प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रपति से संपर्क नहीं हो पाया। 22 जुलाई की सुबह प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्विटर हैंडल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे, उनकी सेहत की दुआ कर रहे थे। लेकिन सेहत के कारण इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति की सेहत का हाल लिया हो, इसे लेकर दोपहर 12 बजे तक उनका एक ट्वीट नहीं आया। 21 जुलाई की रात 9:25 पर उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का ऐलान होता है और तब से लेकर कई घंटों तक प्रधानमंत्री मोदी चुप रह जाते हैं। दोपहर 12:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी धनखड़ के इस्तीफे पर ट्वीट करते हैं, उनकी सेहत की शुभकामनाएं देते हैं और बस इतना लिखते हैं कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है।
मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब आप बताइए, ऐसे कौन लिखता है, इतना कौन लिखता है? इससे अधिक तारीफ तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने कर दी। देश के प्रधानमंत्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, उन्हें अलग अलग पदों पर रहते हुए देश की सेवा करने का अवसर मिला। सेवा किस तरह की, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्या धनखड़ के लिए विदाई समारोह होगा? अटकलें चल रही हैं कि धनखड़ विदाई भाषण नहीं देंगे। इस समय संसद के दोनों सत्र चल रहे हैं। इसके बीच राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है। आपको याद होगा, जब हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया, तब राज्यसभा में विदाई समारोह हुआ। विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी बेहद विवादास्पद थी। वे विदाई समारोह में हामिद अंसारी की सोच पर टिप्पणी करने लग गए। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है। एज ए डिप्लोमेट उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। जो हामिद अंसारी के साथ हुआ लगता है, वही जगदीप धनखड़ के साथ हो रहा है और होने जा रहा है। विचारधारा के हिसाब से आप दोनों में अंतर लगा सकते हैं, लेकिन इस घटना को व्यक्ति के हिसाब से भी देखिए। जिन्होंने हामिद अंसारी के साथ जो भी किया, वही जगदीप धनखड़ के साथ वही कर रहे हैं। यानी दोनों केस में व्यक्ति सेम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हामिद अंसारी को मुक्ति का आनंद लेने का ज्ञान दे रहे थे और जगदीप धनखड़ के बारे में इतना ही कहते हैं, उन्हें सेवा करने का अवसर मिला। जैसे याद दिला रहे हैं कि वे थे किस लायक, उन्हें तो बस अवसर मिला। अवसर देने वाला कौन था? वही जो इस्तीफे के कई घंटे बाद इसकी याद दिला रहा था। अब आते हैं इस पर, इस्तीफा हुआ क्यों? इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं। दिल्ली में अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि बीजेपी के साथ घुल मिल गए पत्रकारों को भनक तक नहीं कि क्या हुआ। पार्टी की तरफ पार्टी हो चुके पत्रकारों में भी चुप्पी है। मोदी दौर की इतनी बड़ी राजनीतिक खबर और किसी के पास भनक तक नहीं। गप और अटकलों से काम चलाया जा रहा है। इस्तीफे की खबर आने के बाद कई घंटों तक समाचार एजेंसी एएनआई के ट्विटर फीड पर कांग्रेस के ही नेताओं की प्रतिक्रिया ज्यादा नजर आ रही थी। बीजेपी के नेताओं की तुरंत प्रतिक्रिया तो नजर ही नहीं आई। पार्टी और पत्रकार का फर्क मिट चुका है। दोनों अंधेरे में हैं, देश तो अंधेरे में है ही। यह ठीक वैसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव जीतती है और जीतने के बाद अचानक मुख्यमंत्री ही पद से हटा दिए जाते हैं। संवैधानिक पदों और संस्थाओं की यही हालत हो गई है। चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे देते हैं। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा देकर चल देते हैं। कोई चर्चा नहीं, किसी को पता नहीं इस्तीफा क्यों दिया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने भी निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया। क्या जगदीप धनखड़ हटाए गए हैं? धनखड़ और प्रधानमंत्री के बीच कुछ तो हुआ है। ईडी के दम पर विरोधी दलों को कुचल देने वाली सरकार के दौर में इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि धनखड़ में लड़ने का साहस आ गया होगा या होगा। उनका जमीर जाग गया होगा और आत्मबल भुजाएं लहरा रही होंगी। ऐसा नहीं होगा। वैसे यह इस्तीफा उसी दिन हुआ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ईडी से कहा, आप राजनीति के लिए इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? तो धनखड़ के नैतिक बल का सवाल पैदा नहीं होता, आत्मबल का भी नहीं। वे इस्तीफा देकर सेहत का ध्यान रखेंगे या ईडी का भी ध्यान रखना होगा? अगर सेहत ही वजह थी या है
तो बीजेपी को सन्नाटा क्यों मार गया? कांग्रेस क्यों जगदीप धनखड़ के कार्यकाल को आदर्श बताने लगी? जयराम रमेश के ट्वीट से यह भ्रम और फैला जब उन्होंने लिखा कि वह नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। इसी तरह का ट्वीट गौरव गोगोई का भी आ गया। इससे यह संकेत गया कि बीजेपी चुप है, कांग्रेस धनखड़ की तारीफ किए जा रही है। तो मामला क्या हो सकता है? जबकि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। सुबह होते होते कांग्रेस ने अपना रुख बदला और पवन खेड़ा हमलावर हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की लाइन यह कहते हुए तय कर दी, केवल उपराष्ट्रपति को कारण पता है, हमें इस पर कुछ नहीं कहना। या तो सरकार को पता है या उन्हें पता है, सरकार पर निर्भर करता है इस्तीफा मंजूर करती है या नहीं। खड़गे के इस बयान से भी कांग्रेस की शुरुआती लाइन का मतलब समझ नहीं आया। 21 जुलाई की कार्रवाई में जगदीप धनखड़ ने खड़गे के जन्मदिन पर उनका अभिवादन किया। बाद में खड़गे ने अपने ट्विटर पर उनका शुक्रिया अदा किया। धनखड़ के इस्तीफे की भाषा बता रही है, जल्दी में टाइप हुआ या जाने कौन इस्तीफा किसी ने टाइप करके दे दिया हो कि भाई तुम साइन करोगे कि नहीं। तो इस्तीफा क्यों हुआ, इसका जवाब तमाम थ्योरी से नहीं मिल रहा है। मार्च के महीने में जगदीप धनखड़ दिल्ली के एम्स के हृदय रोग विभाग में भर्ती हुए। सीने में दर्द और तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें विभाग के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती किया गया, जहां उनकी सेहत में सुधार हुआ। 4 दिनों के बाद छुट्टी मिली। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जगदीप धनखड़ से मिलने गए। इस बार उनकी सेहत और इस्तीफे को लेकर कई घंटे तक ट्वीट ही नहीं किया। 1 महीने पहले 25 जून को उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भाषण देने के बाद अचानक बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और ठीक हो गए। घटना की रिपोर्टिंग में नवभारत टाइम्स में डॉक्टरों का बयान है कि धनखड़ ठीक हैं और उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं है, कोई गंभीर समस्या नहीं। इसलिए सवाल उठता है कि अगर उनकी सेहत को लेकर पहले से ही जानकारी उपलब्ध थी, गंभीर समस्या थी और वे डॉक्टरों की देखरेख में थे, फिर सदन की कार्रवाई से पहले उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? सदन स्थगित करने के कुछ घंटे बाद ही उनका इस्तीफा आता है। ऐसे संवैधानिक पद रिटायरमेंट के लिए माने जाते हैं और कोई इस पद से यह कहते हुए समय से पहले रिटायर हो जाए कि सेहत का ध्यान रखना है, तो हंसना चाहिए ऐसे तर्कों पर। अगर सेहत के कारण उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो रहा है, तब तो इस पैमाने से नीतीश कुमार से फिट कोई भी नहीं। फिर क्यों चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं? बिहार में उनकी सेहत को लेकर इतनी अटकलें चल रही हैं, उनका क्या होगा? क्या उपराष्ट्रपति को इतनी भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं इस देश में कि एक अच्छे खासे हट्ठे कट्ठे उपराष्ट्रपति को सेहत के कारण इस्तीफा देना पड़े, जो उसी दिन सदन की कार्यवाही में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं और नेताओं से गर्मजोशी से मिल रहे हैं? अगर सेहत खराब होती तो अस्पताल जाते या प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने जाते, मोदी सरकार के मंत्री उनसे मिलने जाते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर सेहत वजह होती तो गोदी मीडिया के दर्जनों संपादकों, मालिकों और एंकरों को यह बात पता होती, वो इतने अंधेरे में नजर नहीं आते। 21 जुलाई के दिन उन्होंने सिर्फ सदन की कार्यवाही ही संचालित नहीं की, बल्कि नए सांसदों को शपथ दिलाई, राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की 2 बार अध्यक्षता की। इसी के बारे में जयराम रमेश ने लिखा है, शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पत्रकारों से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, उपराष्ट्रपति के कार्यालय को इसकी सूचना दे दी गई थी कि मैं और किरण रिजिजू बैठक में नहीं आ पाएंगे, लेकिन विपक्ष का कहना है सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे। खबरों के मुताबिक विपक्ष के जिन सांसदों से उन्होंने शाम में मुलाकात की, उन्होंने भी पूर्व उपराष्ट्रपति की सेहत को लेकर कोई बात नहीं की।
ना ही किसी ने ऐसा कुछ देखा जिससे लगे कि जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य में कोई गंभीर बदलाव हुआ है। इसलिए इस थ्योरी पर संदेह किया जा रहा है। कौन डॉक्टर है जो यह सलाह दे रहा था कि सेहत का ध्यान रखने के लिए आप उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दीजिए? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पत्र में लिखा है, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए और डॉक्टरों के सुझाव को मानते हुए मैं आर्टिकल 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफे में ही किसी गंभीर संकट का उल्लेख नहीं, ध्यान रखने के लिए इस्तीफा हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब कोई प्राणायाम करने के लिए प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देगा। कुछ भी हो सकता है इस देश में। तो अचानक क्या घट गया? क्या उपराष्ट्रपति के फैसलों पर रोक लगने लगी थी? क्या उनकी विदेश यात्राओं को मंजूरी को लेकर ईगो का टकराव बढ़ रहा था? वे अपमानित महसूस करने लगे थे? गजब गजब की इस प्रकार की थ्योरी चलाई जा रही है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा महासचिव को निर्देश दिया कि वे यह सत्यापित करें कि क्या लोकसभा में भी न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए ऐसा ही महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है। एक थ्योरी यह चल रही है कि हटाने की यह वजह हो सकती है। क्या इतने भर से पद से हटा दिए गए? सरकार को लगा कि वे अति सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन वे सक्रिय कब नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के फैसलों को इल्लीगल कहा था, अवैध। तब तो सरकार नाराज नहीं हुई। RN रवि को तो नहीं हटाया गया। तो यह थ्योरी भी बोगस लगती है, क्योंकि सरकार ही संसद सत्र के पहले से बयान दे रही थी कि मॉनसून सत्र में महाभियोग आए। संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग सांसदों के हाथ में है। इस प्रस्ताव पर बीजेपी के सांसदों समेत कुल 200 से अधिक सांसदों के दस्तखत हैं। यह तो किसी भी उपराष्ट्रपति के लिए अपमानजनक है। अगर प्रस्ताव को सत्यापित करने के लिए कहा जाए तो क्या उससे सरकार गिर जाती है? सरकार के खिलाफ कार्रवाई मानी जाएगी? क्या हो जाता है उससे कि एक झटके में इस्तीफा देने के लिए कह दिया जाए? इसलिए इस थ्योरी में ज्यादा दम नजर नहीं आता। 75 साल की उम्र को लेकर अनर्गल बातें हो रही हैं, जैसे धनखड़ ने इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। वे इसी सितंबर में 75 के हो रहे हैं। मोहन भागवत भी 75 के हो रहे हैं। तो संघ का नया प्रमुख कौन होने वाला है? क्या इस पर कोई चर्चा चल रही है? आपने किसी का नाम भी सुना? तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के हटाने की चर्चा क्यों चलाई जा रही है? मार्गदर्शक मंडल उन्होंने बनाया आडवाणी को किनारे करने के लिए, ना कि खुद किनारे कर दिए जाने के लिए। उस समय भी संघ चुप रहा, इस समय भी RSS चुप रहेगा। धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने की थ्योरी भी चल रही थी। क्या बीजेपी ऐसा करती? अगर यही करना था तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को ही सपोर्ट कर देती, जो दिसंबर 2024 में धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाया गया। अगर बीजेपी खुद उनके खिलाफ महाभियोग की कोई गुप्त पहल कर रही थी और इस थ्योरी में जरा भी दम है, तब बीजेपी के टॉप का वजन कुछ ज्यादा बढ़ गया है। पार्टी का नेतृत्व अपने ही भार से दरकता लग रहा है। एक थ्योरी और है कि धनखड़ सरकार की शिकायतें करने लगे थे और विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे। राजनीतिक चर्चाओं में यह सब हो जाता है, लेकिन वे सरकार से किस हद तक नाराज थे, इसका सार्वजनिक रूप से कुछ भी पता नहीं चलता, सिवाय 1-2 बयानों को लेकर। उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि विपक्ष के नेताओं को बुलाकर मिल रहे थे और बता रहे थे, ऐसा क्या हुआ बीजेपी के द्वारा इतना सम्मान और पद पाने के बाद भी जगदीप धनखड़ पार्टी के खिलाफ हो गए? क्या वे वाकई सरकार गिराने को लेकर विपक्ष से बात करने लगे थे? ऐसी थ्योरी में कोई दम नहीं। इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी भी नहीं। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि 6 महीने में विपक्ष की जगह बीजेपी जगदीप धनखड़ के विरोध में आ गई? क्या सब कुछ अचानक हुआ? क्या जगदीप धनखड़ को इस बात का अंदाजा था क्या होने वाला है? तकनीकी तौर पर उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, लेकिन उनके फैसले, उनका बर्ताव एक तरफा बीजेपी के लिए रहा। अगर नहीं होता तो विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता। पद पर रहते हुए खुद को RSS का एकलव्य बताने वाले राज्यपाल और उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने दोनों संवैधानिक पदों की गरिमा का मजाक ही उड़ाया। उपराष्ट्रपति बनने के पहले 2019 से 22 के बीच
जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ट्वीट कर दिया करते थे कि राज्य की यूनिवर्सिटी के 24 वीसी की नियुक्ति अवैध हुई है, राज्य सरकार तुष्टीकरण कर रही है, विपक्षी दलों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं। एक राज्यपाल होकर मीडिया से, जनता से, सिविल सोसाइटी से चुप्पी तोड़ने के लिए अपील करने लग जाते थे, चुप्पी का इस्तेमाल करते थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए टीवी स्टूडियो पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ इंटरव्यू दिया करते थे। इनकी हरकतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद को 3 पत्र लिखे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए और कहा उनका नाम 1996 के हवाला जैन केस की चार्जशीट में था। उन्होंने सवाल उठाया कि भारी बहुमत से चुनी गई सरकार को राज्यपाल आदेश कैसे दे सकते हैं। दिसंबर 2020 में टीएमसी सांसदों ने भी राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखा, मांग की कि जगदीप धनखड़ को राज्यपाल के पद से हटाया जाए। अपने पत्र में सांसदों ने लिखा, राज्य के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद से राज्यपाल धनखड़ नफरती राजनीति कर रहे हैं। जिस धनखड़ ने राज्यपाल रहते हुए सारी मर्यादाएं तोड़ दी, उनके राज्यसभा के सभापति होते हुए उनकी मौजूदगी में जेपी नड्डा वही करते नजर आए जो इन पदों पर बैठकर धनखड़ करते रहे हैं। जेपी नड्डा ने भरी सदन में कह दिया, वे जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड पर जाएगा, जबकि इस तरह का निर्देश देने का काम केवल सभापति का होता है, किसी सदस्य का नहीं। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. आपको याद होगा टीएमसी के एक सांसद ने जगदीप धनखड़ के हाव भाव की नकल कर दी। राहुल गांधी वहां मौजूद थे। बीजेपी और गोदी मीडिया ने कितना बवाल मचाया कि संवैधानिक व्यक्ति का अनादर हो रहा है, संविधान का अनादर हो रहा है, और अब चुप्पी। पार्टी और पद में कोई अंतर रहा नहीं और है भी नहीं। जगदीप धनखड़ ये साबित कर गए। सभापति की कुर्सी पर बैठकर विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उनकी बातों को रिकॉर्ड से हटा रहे हैं। विपक्ष ने जब भी नियम 267 के तहत चर्चा की मांग नहीं मानी गई। जया बच्चन ने इनकी देह भाषा, हाव भाव पर टिप्पणी की, कहा हम आपके साथी हैं, आप चेयर पर हो सकते हैं लेकिन हम सहयोगी हैं। उनकी इस आलोचना के जवाब में जेपी नड्डा ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। जया बच्चन की आलोचना को अपमान के रूप में देखने वाले जेपी नड्डा अब क्यों नहीं पूर्व उपराष्ट्रपति के अपमान और सम्मान की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं उनसे कह रहे हैं अपना इस्तीफा वापस लीजिए? और जो सदन में उन्होंने निर्देश दिया कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, एक सभापति के अधिकार का अतिक्रमण था। दिसंबर 2024 में विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया। वह प्रस्ताव गिर गया, मगर आरोप में यही लिखा था, बतौर सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने बेहद पक्षपाती तरीके से सदन का संचालन किया है। यह रिकॉर्ड पर है कि जगदीप धनखड़ ने बार बार विपक्षी सांसदों के भाषण में रोक टोक की है। विपक्ष के सांसदों को चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल किया है और सरकार के फैसलों के खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को बेहद अपमानजनक तरीके से अवैध करार दिया है। धनखड़ यह सब किसके लिए कर रहे थे? मोदी सरकार और बीजेपी के फायदे के लिए। और जब उनका इस्तीफा हुआ, चुप्पी पसर गई। जरूरी नहीं कि उनके संबंध खराब हो गए हों, ऐसा दावा नहीं कर सकते, लेकिन इस चुप्पी पर बात कर सकते हैं क्योंकि उनके इस्तीफे की वजह आपसी रजामंदी भी तो हो सकती है। तब भी इस पूरी प्रक्रिया में देश के सर्वोच्च पदों की गरिमा को दांव पर लगा तो दिया गया है। यह रिकॉर्ड है धनखड़ का। उनकी विरासत बहुत खराब है, यह बात बीजेपी जानती है, लेकिन धनखड़ ने अपनी कुर्बानी दी, खुद को राजनीतिक हित में इन पदों पर रहते हुए दांव पर लगाया। किसके लिए? प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और जब उनकी विदाई हुई तो चुप्पी साध ली गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अविश्वास प्रस्ताव के समय कहा था, उनके आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दिया है कि हमें उनके खिलाफ यह प्रस्ताव का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आपको याद होगा वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला करना शुरू कर दिया।
कहा आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो न्यायपालिका को 24 घंटे मिला हुआ है। कुछ जज ऐसे हैं जो सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं क्योंकि कोई कानून लागू नहीं होता। इतनी गंभीर बात कहने पर उन्हें पद से नहीं हटाया गया, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया, तो ये थ्योरी उचित नहीं जान पड़ती है कि महाभियोग के प्रस्ताव को सत्यापित कराने के कारण उनकी सक्रियता से सरकार नाराज हो गई और उन्होंने सरकार का विश्वास खोते हुए इस्तीफा दे दिया। संविधान की आत्मा को खुलेआम रौंदने वाले धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के भीतर इस तरह का काम करने वाले अकेले नेता थे या उनके बाद ऐसे नेताओं का अकाल पड़ जाएगा। धनखड़ ने इतना जरूर किया है कि खुद को दांव पर लगाकर एक ऐसी किताब तैयार कर दी है जो लंबे समय तक इस बात के लिए पढ़ी जाएगी कि राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए संवैधानिक मर्यादाओं से कैसे खिलवाड़ किया जाता है। जो नहीं मालूम है बस यही कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, बाकी सब तो मालूम ही है। उनके बाद कौन आएगा यह कोई जानने लायक इतना बड़ा सवाल नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश। उम्मीद करता है आपको खबर पसंद आई होगी। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।